दोस्तों, जैसे कि एक्सीलेंट क्लासेस प्रतिदिन अपने विजेताओं को उनका विनिंग प्राइज भेजता है और यह उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। हम ईमानदारी पूर्वक सभी विजेताओं का उनका विनिंग प्राइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रतिदिन भेज देते हैं। तो यह है हमारे विनर की लिस्ट, जिसमें आप 10 विनर देख पा रहे होंगे। हमने प्रति विनर का, जिनका रिकॉर्ड हमें मिल पाया, हमने सभी का मनी प्राइज भेज दिया है। यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब दें। आते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ। इसमें विजयी कौन हुआ? तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को एक नई अप्रोच से पढ़िए। हिस्ट्री रटने का विषय नहीं है, हिस्ट्री को आप समझिए। हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर। हिस्ट्री को आप ऐसे समझिए कि यह चीज़ें आपके विजुलाइज एक मूवी की तरह आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, यह मेरा यकीन मानिए। यह आप समझिए, जैसे कि टीपू सुल्तान है तो टीपू सुल्तान है, हैदर हैं, इन सब की मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा और उनको आप बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे कौन सी घटनाएं हुई। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें विजयी हुए हैदर अली। हैदर अली की फ़ोटो आपके सामने है। हैदर अली बेसिकली जो फ़ोटो होती है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय कैमरा तो चलते नहीं थे, तो उस समय इनके राज दरबार में जो चित्रकार होता था वह इनका स्केच बनाता था। तो डियर एस्पायरेंट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेज़ों के साथ में मराठा और हैदराबाद के निजाम भी थे, लेकिन यह संयुक्त सेना भी हैदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हैदर बेसिकली एक बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। आप फोटो देखिए हैदर की। हैदर ने क्या किया कि जो मराठे थे उनको धन का लालच देकर और जो निजाम थे उनको राज्य का लालच देकर अंग्रेज़ों से अलग कर दिया और अंग्रेज़ों की बहुत बुरी हार की। वास्तव में अंग्रेज़ों की यह इतनी बड़ी हार पहली बार भारत में हुई थी जब किसी शासक ने अंग्रेज़ों को हराया हो। तो यहाँ पर राइट आंसर है हैदर अली। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टनोवा के युद्ध में हराया। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हैदर अली ने जब अंग्रेजों को हरा दिया तो वहां पर एक संधि हो गई, मद्रास की संधि। लेकिन अंग्रेज जब कभी भी संधि करते थे तो अंग्रेज मन के साफ नहीं थे। अंग्रेज संधि तो करते थे लेकिन पीठ पीछे युद्ध की तैयारी भी करते थे। तो उन्होंने यह युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और बाद में हैदर अली के साथ एक युद्ध लड़ा जिसे पार्टनोवा का युद्ध कहते हैं। और इनमें एक गवर्नर जनरल था आयरकूट, जो बंगाल में था। बंगाल से उसे मद्रास प्रेसिडेंसी बुलाया गया, क्योंकि यह जो हैदर का एरिया है वह मद्रास प्रेसिडेंसी के पास है। मैसूर जो कर्नाटक में है उसमें यह सर आयरकूट आए। आयरकूट के साथ यह पार्टनोवा का युद्ध लड़ा गया और इसमें हैदर अली बुरी तरह घायल हो गया और हैदर अली की 1 साल बाद इसके मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बना। टीपू सुल्तान एक बहुत ही ब्रिलियंट सोच का आदमी था। उसने विदेशों में भी अपने दूत भेजे। फ्रांस की क्रांति से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने जैकोबियन क्लब की स्थापना भी की थी। तो अगले आने वाले क्वेश्चन में हम टीपू और उसके पिता हैदर अली दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हुआ क्या था कि आंग्ल और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े गए बेसिकली। पहले युद्ध में तो हैदर अली जीता, दूसरा युद्ध यहाँ पर संधि हुई, तीसरे पार्टनोवा के युद्ध में हैदर अली मारा गया और चौथे में टीपू सुल्तान। तो आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने डियर एस्पायरेंट अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि टीपू सुल्तान की फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। टीपू सुल्तान एक बहुत ही ब्रिलियंट सोच का आदमी था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबियन क्लब की स्थापना की। आप टीपू सुल्तान की फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो टीपू सुल्तान बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोच का था, इंटेलिजेंट पर्सन था। टीपू सुल्तान ने एक जैकोबियन क्लब की स्थापना की। आइए अब जैकोबियन वर्ड को समझते हैं। जैकोबियन शब्द आपने फ्रांस की क्रांति में सुना होगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी और उसी की स्थापना करने के बाद उसका सदस्य बना टीपू। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाया। उसने फ्रांस से दोस्ती का एक वृक्ष भी लगाया और उसने टीपू सुल्तान ने समकाली विदेशी राजा जो उसके समय के राजा थे उनके पास अपने दूत भी भेजे।
अरब कास्तुनतुनिया को अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। काबुल मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना शुरू की। तो यह विदेशों से बहुत अच्छे संबंध रखता था और यह चाहता था कि फ्रांस इसकी हेल्प करे अंग्रेजों को बाहर करने में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो यह 1799 में हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। तो यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर में अंग्रेज पराजित हुए थे, हैदर नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता में टीपू सुल्तान तुर्की से हेल्प ली और टीपू सुल्तान का एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा, लेकिन वहां से हेल्प नहीं मिली। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेज अली था, अंग्रेजी सेना थी। अब डियर एस्पायरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक क्रम याद रखिए। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स 1773 में आया, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, 1790 से 1792 तक रहा, और इसके बाद जो वेलेज अली आया, वेलेज अली ने एक बहुत ही कूटनीति वाला आदमी था। उसने एक सहायक संधि नामक कंसेप्ट की स्थापना की, उसे भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। वीडियो में आप बने रहिए, आपको सहायक संधि बड़े अच्छे से समझाऊंगा। टीपू सुल्तान की असली फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में पराजित हुआ। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो गया। एक कायर आदमी नहीं था कि युद्ध से भाग जाए, यह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और टीपू के कुल सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर लिया गया। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन सही नहीं है, यह फैक्ट सही नहीं है। गवर्नर और गवर्नर जनरल में आप अंतर समझिए। आप चीज़ों को रटें नहीं, आप चीज़ों को समझें। गवर्नर जनरल वर्ड क्या होता था कि आप जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियों की स्थापना की थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो हुआ क्या कि जब देखा कि वहाँ इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों को बंगाल को हायर बना दिया गया और मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के अंडर कर दी गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आप उनकी फोटो देखिए, आप कुछ भी चीज़ें रटने की कोशिश मत कीजिए, आप चीज़ों को विजुलाइज करिए, बढ़िया से लिख लीजिए। आप परीक्षाओं में ऐसे समझिए जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, तो कोई मूवी हमें रटनी थोड़ी पड़ती है, हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको इतने लूसिड वे में बताऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका नाम आपने सती प्रथा के उन्मूलन में भी सुना होगा। यहाँ पर भारत में सती प्रथा नामक एक कुप्रथा थी, जिस किसी भी स्त्री का पुरुष मृत्यु को हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त कर लेता था, उस स्त्री को भी जबरदस्ती उसकी सैया पर, चिता पर बैठा दिया जाता था और उस बेचारी स्त्री की भी जान चली जाती थी, उसे जिंदा जलाया जाता था। इस प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह UPPCS RI 2014 का क्वेश्चन है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का शासक कौन था? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। यह 1773 से 1785 तक भारत में रहा था। अब इसमें एक और हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो पिछले क्वेश्चन में भी था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किंतु यह विकल्पों में आप देखें, लॉर्ड वेलेज अली और लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, इनके सबके एक एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। एक की लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की एक नीति थी जिसे रिंग फेंस की नीति कहा जाता है। यह भी लोक सेवा आयोग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर एस्पायरेंट, होता क्या है कि जब कभी भी हम चाहे रेलवे के पेपर दें, चाहे हम किसी बैंक के एग्ज़ाम दें, या कोई RRB का हो, या किसी लेखपाल अन्य परीक्षाओं में UPPCS IAS के पुराने क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 क्वेश्चन और करेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था वारेन हेस्टिंग्स। अब इनके बारे में जानते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेज अली से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर तथा मराठाओं के साथ युद्ध किया और अन्य भारतीय रियासतों में बराबर की पदवी की भावना से इस समय
कंपनी ने अपने चारों ओर बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया, अर्थात वह किसी भी राज्य को चारों तरफ से घेरता था, जिसे कहते हैं रिंग फेंस। फेंस मतलब चारों तरफ से सीमाएं बांध देता था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट। यहाँ पर जो यह नीति बेसिकली क्या थी, यह नीति को हम समझेंगे कि द्वैत प्रशासन या डुअल गवर्नेंस होता क्या है। ऐसा होता था कि जब कभी भी अंग्रेज किसी राजा को जीत लेते थे तो वहाँ पर जो रेवेन्यू होती थी, वहाँ पर जो दीवानी का अधिकार होता था, वह अंग्रेजों का हो जाता था। अर्थात उस राज्य में जितना भी टैक्स आता था वह अब अंग्रेजों का हो जाता था। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे कि वो डायरेक्ट जनता से टैक्स नहीं वसूलते थे, बीच में एक बिचौलिया रखते थे। उस बिचौलिया का कार्य क्या था कि जो बीच में टैक्स को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मोहम्मद रजा खां यह कार्य करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे। तो उस समय यह दिमाग लगाया था, द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर लिया था। इससे पहले जो क्लाइव थे उनकी सोच थी ये डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस में जनता को जमकर लूटा जाता था और जनता को अपना दुश्मन भी पता नहीं होता था। हुआ क्या कि जिस समय अकाल पड़ा तो जनता से भारी मात्रा में कर वसूलने पर दबाव बनाया गया, तो जनता ने विद्रोह कर दिया तो जमींदारों के घर जला दिए। और मजे की बात तो यह है कि जनता वह कागज ढूंढ रही थी जहां पर उनका टैक्स लिखा हुआ था और जमींदारों को अपना दुश्मन समझ रही थी। उन्हें अपना वास्तविक दुश्मन तक पता नहीं था कि अंग्रेज हमें परेशान कर रहे हैं, वह जमींदारों को खदेड़ रहे थे। तो यह क्वेश्चन है 8, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो एमपीपीसीएस प्री ने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाभियोग का मुकदमा इसलिए चलाया गया था इन पर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत क्रूरता से शासन किया था। यहाँ पर उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं था, मात्र लूट खसोट, यहाँ से ज़्यादा धन लूट लेना एकमात्र यहाँ पर उद्देश्य था। तो वारेन हेस्टिंग्स की फोटो आप देख पा रहे होंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर क्या किया कि वह इतने ज़्यादा लूट खसोट में इतने ज़्यादा माहिर थे कि वह जनता का पीड़ा और जनता का दुख दर्द ही भूल गए। तो उन पर चलाया गया महाभियोग। अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उन पर महाभियोग चलाया गया। 1788 से लेकर 1795 तक यह चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने सेवा को देखते हुए उन्हें दोषों से मुक्त कर दिया। उन्हें अपने दोषों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनको उनके किए की सजा जब वह वापस गए तो उन्हें अपनी इतनी बड़ी भूल के तहत उन्होंने वहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो डियर एस्पायरेंट, वारेन हेस्टिंग्स वह व्यक्ति था जो है 1788 से लेकर 1795 तक भारत में अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य करता रहा और जिसे वहाँ पहुँचते ही उस पर महाभियोग चलाया गया। वहाँ पर के स्मिथ का निर्णय है, वह लिखता है कि उस थोड़े से दोस्त, जहाँ तक वो वास्तव में दोस्त थे, उसने राजनीतिक दोस्त थे, सहसा इस संकट में आ पड़ा और इतनी कठिन उलझने हो पड़ी कि कभी कभी मानवीय भूल चूक हो जाने से उसको माफ़ी दे दी गई, लेकिन यह माफ़ी के काबिल नहीं था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह यूपीपीसीएस प्री 1991 का क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में सबसे पहले जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने यहाँ पर न्यायिक संगठन की स्थापना की। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे कि यह कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 1793 तक थे, उन्होंने यह न्यायिक संगठन भारत में किस प्रकार से लाए? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की। सर्वप्रथम न्यायिक सुधार, यहाँ पर क्या था, न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी, तो न्याय व्यवस्था के सुधारों के लिए कॉर्नवालिस ने जिले के समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में दे दी, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था उसके हाथों में दे दी। कॉर्नवालिस का एक बहुत ही फेमस कथन है, आई एम द ट्रू ब्लड ऑफ एरिस्टोक्रेट, फुल ऑफ कोड एंड कंडक्ट। वह बहुत ही रूल से बना हुआ आदमी था, उसे न्याय व्यवस्था भारत में बनाने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की एक और यहाँ पर सोच मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सहायक संधि जो लाया था वह लॉर्ड वेलेस्ली लाया था, लेकिन यहाँ पर जो 1787 में जिले का प्रभार उसने कलेक्टर को दे दिया और 1793 में न्यायिक सुधारों के अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता अर्थात उसने अपनी एक रूल बुक जारी कर दी जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना न्याय दे सकता था। कानून की विशिष्टता को लेकर इनको जाना जाता है, कानून के जन्मदाता कॉर्नवालिस के रूप में जाना जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में इन्होंने पूरी पावर दे दी थी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार कौन था?
तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी राजनीति परिधि हिलाने के लिए एक सहायक संधि, बहुत बड़ी सोच थी, एक बहुत बड़ी कूटनीति थी। आइए मैं आपको समझाता हूँ सहायक संधि थी क्या। सहायक संधि क्या थी? किसी भी राजा से यह संधि की जाती थी कि वह कुछ सैनिक भारतीय राजाओं के से रखेगा, भारत रख के राजा उसका सैनिक का पूरा खर्चा उठाएंगे, और शर्त रहती थी कि वह सेना भारत के राजा को शक्ति मतलब अर्थात सुरक्षा प्रदान कराएगा, लेकिन उसका पूरा खर्चा राजा उठाता था। और जब कभी भी युद्ध होता था तो यह सभी सेनाएं इन राजाओं की तरफ से, अंग्रेजों की बेसिकली सेना थी तो वह लड़ने जाती थी, तो पूरा खर्चा भारतीय राजाओं का और सेना अंग्रेजों की। तो यह थी सहायक संधि। सहायक संधि सबसे पहले 1765 ईस्वी में अवध के ऊपर की गई। अवध एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अंग्रेजों की सारी बातें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विरोध के मान ली, और अंग्रेजों ने जब अवध को कोई विरोध ही नहीं होने पर भी, अवध को तो उन्हें हड़पना ही था, तो अवध पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया। डियर एस्पायरेंट, जो सहायक संधि है, सहायक संधि इतनी बड़ी चालाकी थी कि उसमें निश्चित धन के बदले अपनी रक्षा और उनका जो क्या था कि जो सेना थी अंग्रेजों की, उसका पूरा खर्चा भारतीय राजा उठाते थे। और इसको सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार की। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर। यह यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ वह लड़ा लॉर्ड हेस्टिंग्स में। आज के समय में जो केपी ओली कहते हैं कि भारत ने नेपाल की सीमाएं दबा रखी, तो उस समय सगौली की संधि हुई थी, और सगौली की संधि को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो डियर एस्पायरेंट, जो नेपाल का युद्ध है 1814 से 1816 तक चला, और लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, और यह बेसिकली 2 बार हुआ, 1813 से 1823 तक चला। तो 1816 में संगौली की संधि से समाप्त हो गया। अब हाल में ही आप अगर करंट अफेयर्स देखते हो, प्रतिदिन सुबह 7 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो डाला जाता है। यदि आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि केपी ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हाल में ही यह भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने नेपाल का कुछ हिस्सा दबा रखा है। तो यह उन्होंने संगौली की संधि पर हवाला देते हुए कहा कि अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी उसके तहत भारत का कुछ हिस्सा नेपाल के पास है और नेपाल का कुछ हिस्सा भारत के पास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपनी सही सीमा पर काबिज है, और यह चीन के भड़कावे पर उसने ऐसा किया था। बेसिकली अभी क्या कि नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, और केपी ओली साहब इस मुद्दे को बनाकर चुनाव वहां पर जीतना चाहते हैं। आज के समय में कोई भी शासन कुछ करता नहीं है तो विदेशों को कोस कर ही अपना चुनाव जीतना चाहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो डियर एस्पायरेंट, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर ने यहाँ पर गद्दारी की थी। वो सेनापति था, जब ये लोग युद्ध लड़ने गए तो उसने अपनी सेना को युद्ध करने का आदेश ही नहीं दिया, और एक प्रकार से षड्यंत्र में 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के हाथ से उनको एक बड़ी जीत मिल गई। प्लासी में नवाब की हार हुई, और अंग्रेजों की इससे बहुत धमक बढ़ गई कि अंग्रेजों ने नवाब को हरा दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि 7 साल बाद 1764 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर, इन तीनों ने मिलकर जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए तो उसके बाद यह कंफर्म हो गया कि अब अंग्रेजों को हराने वाली कोई शक्ति यहाँ पर बची नहीं है जो अंग्रेजों से लोहा ले पाए, क्योंकि उन्होंने भारत का जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको हरा दिया था। इसमें बेसिकली शाह आलम द्वितीय की एक बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें एक छोटे से युद्ध में इस तरह से पार्टिसिपेट कर लिया और उसमें हार गए। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो का प्रतिनिधित्व था यहाँ पर, और कार्नवालिस स्थिति वह ऑप्शन नंबर डी सही है। वहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो सती प्रथा की जो पाबंदी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में लगाई। यह बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी। इसमें क्या किया जाता है कि जिंदा स्त्रियों को जला दिया जाता था, उनके पति की मृत्यु के बाद उनको चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यह सोचिए कितनी भयंकर कुप्रथा रही होगी। डियर एस्पायरेंट, आप यह यकीन मानिए कि भारत समाज में इतनी ज़्यादा कुप्रथा थी कि यही कारण था कि विदेश से आने वाले लोगों ने यहाँ पर जमकर शासन किया,
कुप्रशासन किया, लोगों को बहुत यातनाएं दी। उनका कारण यही था कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे, लोग यहाँ पर कुप्रथाएं बहुत थीं और अपनी सभ्यता को। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इसको उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया। तो राजा राम मोहन राय की जो थिंकिंग थी थोड़ी सी विदेशवादी थी, जैसे कहते हैं पश्चिमी सभ्यता के ये सपोर्ट में थे। यह चाहते थे कि यहाँ पर जो कुप्रथाएं हैं जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब के विरोध में थे। तो डियर एस्पायरेंट, यह इनका मानना था कि पुरुष हों चाहे महिलाएं, इन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी किसी समाज के उत्थान में उतना ही हक होता है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना कि पुरुषों का होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेप उठाए और अंततः इनकी जीत हुई। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन इन्होंने कराकर ही दम ली। तो डियर एस्पायरेंट, राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से किस बंगाल के दासों के निर्यात की रोक लगा ली? तो एक दास प्रथा है, उत्तराखंड झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये। दास प्रथा एक बहुत ही बड़ा सामाजिक अभिशाप रहा है। होता क्या था कि जो युद्ध होता था उसमें हारने वाले लोगों को, हारने वाले सैनिकों को दास बना लिया जाता था और उन दासों को बेचा जाता था। यहाँ पर भारत में तो इसकी इंटेंसिटी कम रही है। सबसे ज़्यादा जो दास प्रथा से पीड़ित रहा है यूएसए अर्थात वर्तमान अमेरिका। डियर एस्पायरेंट, उस समय हुआ क्या था कि सबसे ज़्यादा जो दास थे, दास प्रथा थी, वहाँ के लोगों को, नीग्रो लोगों को दास बनाकर विदेशों में बेचा जाता था। वहाँ पर अब्राहम लिंकन इसी बात से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक रिवॉल्यूशनरी काम किया। एक जॉर्ज वाशिंगटन, वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर वाशिंगटन शहर, वाशिंगटन डीसी की स्थापना की गई है। तो इन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़े स्टेप उठाए। बंगाल से भी दासों का निर्यात होता था, बंगाल के लोगों को भी दास बनाकर विदेशों में बेचा जाता था। तो 1789 में जिस पर रोक लगा दी गई कि अब बंगाल से कोई भी दास यहाँ से बेचा नहीं जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है। एक मानव का शोषण एक मानव के द्वारा किया जाना, ये बहुत ही बड़ी कुप्रथा रही है। और डियर एस्पायरेंट, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 1789 में इसकी घोषणा के बाद दासों के निर्यात पर रोक लग गई और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत इसको अपराध घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय किस नीति से हुआ? तो डियर एस्पायरेंट, यह है लॉर्ड डलहौजी और अवध का इन्होंने अपने में मिला लिया था। तो यह डियर एस्पायरेंट, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने सुना होगा। इन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस लेके आए थे। इसमें क्या था, बेसिक सिद्धांत क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी किसी न किसी तरह अपने राज्यों को हड़पना चाहते थे। तो यहाँ पर अवध ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों की किसी भी नीति का विरोध ही नहीं करता था। जहाँ विरोधाभास ही नहीं है तो कोई युद्ध नहीं हो सकता था। लेकिन वहाँ पर लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रहा और उसने कुप्रशासन का आरोप लगाया कि भैया अवध में प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम अवध को हड़प रहे हैं। हालांकि इनका टारगेट एक ही था कि किसी भी प्रकार से राज्य को हड़पो। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो झांसी की रानी थी, उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात उनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, रियल पुत्र नहीं था, इसलिए उसको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इसके लिए झांसी की रानी ने उनके खिलाफ युद्ध बोल दिया और झांसी की रानी उनके खिलाफ मोर्चे पर आ गई। झांसी की रानी की रियल फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो डियर एस्पायरेंट, कुप्रशासन का आरोप लगाया अवध पर और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, दिवंगत का जो सिद्धांत था वह झांसी की रानी पर लगाया और झांसी की रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। अब आते हैं आज के लकी क्वेश्चन पर, जिसका राइट आंसर देकर आप बन सकते हैं हमारे लकी विनर। याद रहे, आप वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से लेकर एंड तक देखें, तब इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप हमारे विनर नहीं बन सकते हैं। डियर एस्पायरेंट, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कल हमारी सूची जारी होगी जिसमें हम विनर का नाम घोषित करेंगे और इसके विनर के लिए आपको 2 शर्तें हमारी फॉलो करनी होंगी। आप हमारे सब्सक्राइबर हों और आपने हमारा वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों तक भेजा हो। यदि आप सिर्फ आंसर देते हैं, वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो भी आपको लकी विनर नहीं बनाया जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब भी आप हमारे लकी विनर नहीं बनेंगे। और याद रहे, एक्सीलेंट क्लासेस आपको कभी भी फ़ोन नहीं करेगा, ना ही कोई बैंक संबंधित जानकारी मांगेगा।